गांव के अखाड़े में कुश्ती लड़ने वाला वो लड़का जिसने राजनीति के दंगल में ऐसा दांव चला कि बड़े बड़े दिग्गज चित हो गए। वो लड़का जो गरीबी में पला लेकिन सपने बड़े देखे और फिर उन सपनों को पूरा भी किया। कभी लोहिया के साथ समाजवाद का झंडा उठाया तो कभी चौधरी चरण सिंह के साथ किसानों की लड़ाई लड़ी। फिर सियासत ने ऐसा मोड़ लिया कि मायावती से उसकी दुश्मनी सियासी गलियारों में सुर्खियां बन गई। विवाद तो मानो जैसे उसकी परछाई थे। कार सेवकों पर गोलीकांड से लेकर गेस्ट हाउस कांड, अपराधियों से नजदीकियों के आरोप और फिर उसके विवादित बयान, सब कुछ था उसकी कहानी में। किसी ने उसे धरती पुत्र कहा तो किसी ने उसे मुल्ला मुलायम का टैग दे दिया। कभी पहलवान तो कभी शिक्षक और फिर बना सियासत का ऐसा जादूगर जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत की पूरी चाल को बदल दिया। ये कहानी उस शख्स की है जिसने सैफई से लखनऊ तक का रास्ता तय किया और भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ दी और एक दिन बना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। नाम मुलायम सिंह यादव। 22 नवंबर साल 1939 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का सैफई गांव, वो गांव जहां पर लगभग 200 किसान परिवार रहते थे। ऐसे ही एक किसान सुघर सिंह यादव की पत्नी मूर्ति देवी 22 नवंबर की सरदरात अपने कच्चे मकान में एक बच्चे को जन्म देती है। गांव के बुजुर्गों के साथ आग तापते सुघर सिंह बच्चे का नाम रखते हैं मुलायम। सुघर सिंह के पास 4 से 5 बीघा खेत और कुछ गाय भैंस थी, जिनकी देखभाल वो और उनका बड़ा बेटा रतन सिंह करते थे। सुघर सिंह अनपढ़ थे, इसलिए उन्हें इसके नुकसान का पता था। वो अपने बेटे रतन सिंह को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन मुलायम के साथ वो ये गलती नहीं दोहराना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि हर कीमत पर मुलायम को पढ़ाएंगे। उन्होंने मुलायम को अंग्रेजी शिक्षा न दिलाने का फैसला भी किया। सुघर सिंह अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि इससे देश की संस्कृति का नाश हो रहा है। उस वक्त सैफई में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था, लेकिन गांव के मुखिया महेंद्र सिंह रात को बच्चों को पढ़ाते थे। मुलायम भी उनसे पढ़ने लगे। बाद में वहां छप्पर वाला प्राइमरी स्कूल खुला, जहां मुलायम ने 3री कक्षा में दाखिला लिया क्योंकि वो पढ़ाई में तेज थे। एक रोज स्कूल में एक दलित बच्चे ने जब घड़े से पानी पिया तो विवाद हो गया। इसके बाद दलित बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मुलायम से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और कुछ लड़कों की गर्दन पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। इस घटना के बाद से ही मुलायम को दादा भैया कहा जाने लगा। मुलायम शुरू से ही इंसान इंसान में फर्क और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उनका एक दलित दोस्त था जिसके साथ बैठकर वो खाना खाते और इसके लिए उन्हें खूब डांटा जाता। कई बार उन्हें इस अछूत दलित दोस्त से दूर रहने की चेतावनी दी गई, लेकिन मुलायम नहीं माने। उन्होंने इस मामले में अपने पिता की भी नहीं सुनी। मुलायम को बचपन से ही कुश्ती का शौक था। 9 साल की उम्र तक कुश्ती के दांवपेश में महारत हासिल कर ली थी। अपनी उम्र के पहलवानों में ज्यादा मशहूर थे। मुलायम ओलंपिक में भी जाना चाहते थे। वो फ्री स्टाइल कुश्ती में माहिर थे, जो ओलंपिक में होती है। बहुत साल बाद तक वह मेले में होने वाली कुश्ती कॉम्पिटिशन्स में लड़ते रहे। गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी होने के बाद 1952 में मुलायम ने 6वीं में हेवड़ा के जनसहयोगी माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन ले लिया। मुलायम पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच साल 1954 में केवल 14-15 साल की उम्र में पड़ोसी गांव रायपुरा की मालती देवी से उनकी शादी करा दी गई। मुलायम शादी तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन बुजुर्गों की बात को वो काट नहीं पाए। उस वक्त मुलायम को दहेज में एक भैंस मिली थी। 1954 में ही मुलायम ने पहली बार समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में सुना। सरकार ने नहर के पानी पर टैक्स बढ़ा दिया था, जिसके खिलाफ लोहिया ने आंदोलन छेड़ा था। सैफई लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ था। रोजाना सुबह गांव वाले प्रभात फेरी निकालते, जिसमें डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद के नारे लगते। ये नारे मुलायम के कानों तक भी पहुंचे। वे भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। मुलायम राम मनोहर लोहिया को पढ़ने लगे और उनसे बहुत प्रभावित हुए। 1956 में मुलायम ने करहल के जैन इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। मुलायम के पास इस कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं थे। उनके दोस्त रामरूप यादव ने कॉलेज के मालिक उग्रसेन जैन से बात की, जिन्होंने मुलायम की फीस माफ कर दी। मुलायम का यहां तक पढ़ना भी एक बड़ी उपलब्धि थी। उनके परिवार से कोई भी 10वीं तक भी नहीं पढ़ा था। जैन इंटर कॉलेज सैफई के पास था, लेकिन पक्की सड़क नहीं थी और आने जाने का कोई साधन भी नहीं था। मुलायम को धूल भरे उबड़ खाबड़ रास्तों से पैदल जाना पड़ता। बरसात में पानी भर जाने से और ज्यादा दिक्कतें होती। मुलायम को गांव के बाहर एक नाला पार कर जाना पड़ता। वे अपने कपड़े उतारकर एक पॉलिथीन में रखते और फिर नाला पार कर जाते। नाला पार करने के बाद एक हैंडपंप पे नहाते और वापस कपड़े पहन लेते। इसी कारण मुलायम एक साइकिल खरीदना चाहते थे,
लेकिन सवाल था कि साइकिल के लिए पैसे कहां से आएंगे। एक दिन मुलायम ने पड़ोसी गांव उज्जैनी में कुछ बुजुर्गों को ताश खेलते देखा। यहां एक कारोबारी जीतने वाले को मशहूर रॉबिन हुड ब्रांड की साइकिल दे रहा था। मुलायम भी खेल में शामिल हो गए, वे जीते और इस तरह ताश का जुआ खेलकर मुलायम को अपनी पहली साइकिल मिली। मुलायम को साइकिल से बहुत प्यार था। जब भी कहीं कीचड़ में साइकिल चलाना मुश्किल होता, वो इसे अपने सिर पर उठा लेते। मुलायम ने बाद में बताया कि जब वो कहीं जाते तो साइकिल को अपने कंधे पर लेकर बरगद के एक पेड़ पर चढ़ जाते और इसे चेन से लॉक कर देते। यहां साइकिल सेफ रहती है। जैन इंटर कॉलेज में भी एडमिशन के बाद मुलायम पहलवानी करते रहे। यहां उन्हें लोकप्रिय पहलवान सिराजुद्दीन से लड़ने का मौका मिला। मुलायम ने सिराजुद्दीन को पटखनी देकर अपना दमखम साबित किया और जीतने पर कैश इनाम भी मिला। 1959 में जब फीस जमा करने के बाद भी एग्जाम्स में देरी हुई तो मुलायम ने कॉलेज के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। सारे छात्र उनके पीछे हो गए। उन्होंने प्रिंसिपल पर सवाल खड़े कर दिए। समझौते के बाद मामला शांत हुआ और इस तरह कॉलेज का यह आंदोलन मुलायम सिंह यादव के नेता बनने की पहली सीढ़ी बन गया। 12वीं करने के बाद मुलायम इटावा के कर्मक्षेत्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के डिग्री कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां छात्र संघ के अध्यक्ष बने। चुनाव में उन्होंने बलराम सिंह यादव को हराया, जो एक अमीर परिवार से आते थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बाद में चलकर बलराम यादव उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार में मंत्री भी रहे। छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद मुलायम ने उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को कॉलेज के एनुअल फेस्टिवल में बुलाया। इससे उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस और बढ़ने लगे। कहा जाता है कि डिग्री कॉलेज में पढ़ने के दौरान मुलायम ने भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप में गामा पहलवान से कुश्ती लड़ी, जो उस समय हिंद केसरी थे। मुलायम इस समय का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। एक दिन जब कॉलेज के मालिक लालाजी पूजा कर रहे थे, तभी उनका फोन बजने लगता है। लालाजी ने मुलायम से फोन उठाने के लिए कहा, क्योंकि मुलायम ने पहले कभी फोन देखा नहीं था और उन्हें पता नहीं था कि करना क्या है। डरते हुए फोन तो उठा लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। वहीं दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज आती रही। मुलायम को लगा कि वो कह रहा है हिलो हिलो। गुस्से में आकर मुलायम कॉलर से बोले, तुम हिलो, हम क्यों हिले? इसके बाद मुलायम ने फोन को पटक दिया। इसके बाद लाल जी हंसे, मुस्कुराए और फिर मुलायम सिंह यादव को फोन का इस्तेमाल करना सिखाया। 1962 में के डिग्री कॉलेज से बीए करने के बाद मुलायम बैचलर ऑफ टीचिंग बीटी करने शिकोहाबाद पहुंच गए। यहां पर आदर्श कृष्ण डिग्री कॉलेज के छोटे से हॉस्टल का कमरा नंबर 4 उस वक्त मुलायम का ठिकाना बना। यहां वे मुलायम पहलवानी करते और मशहूर पहलवान नायपाल सिंह यादव को उन्होंने धूल चटाई। टीचिंग के 1 साल की ट्रेनिंग के बाद साल 1963 में मुलायम जिस जैन इंटर कॉलेज में पढ़े थे, उसी में पढ़ाने लगे। 1970 में जब मुलायम ने आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया तो उन्हें लेक्चरर बना दिया गया। मुलायम इसके बाद सियासत में आए, लेकिन 1985 तक नौकरी नहीं छोड़ी थी। टीचर बनने के बाद भी उन्होंने कुश्ती लड़ना जारी रखा था। साल 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध होता है, तब मुलायम अपने वैचारिक गुरु राम मनोहर लोहिया की तरह जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से खुश नहीं थे। युद्ध में भारत की हार के बाद मुलायम का गुस्सा और बढ़ गया। मुलायम युद्ध के लिए नेहरू को दोष देते थे। उनका कहना था कि नेहरू को डर था कि अगर युद्ध नहीं हुआ तो उनकी सरकार गिर जाएगी। 1963 में जब लोहिया फर्रुखाबाद सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़े तो मुलायम ने उनका प्रचार किया। एक दिन जब वो प्रचार कर रहे थे तब उन्हें राम मनोहर लोहिया आते दिखे। ये लोहिया और मुलायम की पहली मुलाकात थी। लोहिया ने मुलायम को 100 रुपए दिए। मुलायम पैसे लेने से इंकार करने लगे तो उन्होंने कहा, तुम आंदोलन के लिए अपनी पढ़ाई और सेहत खराब कर रहे हो, इसलिए ये पैसे रख लो। इसी बीच एक लोकल कुश्ती प्रतियोगिता ने मुलायम की जिंदगी बदल दी। जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह भी यहां पहुंचे थे। मुलायम बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी दे रहे थे। नत्थू सिंह इससे प्रभावित हुए और उन्होंने मुलायम से जाकर बात की। मुलायम के राजनीतिक समझ ने नत्थू सिंह को इंप्रेस किया। वे मुलायम के राजनीतिक गुरु बन गए और उन्हें ग्रूम करना शुरू कर दिया। नत्थू सिंह जहां भी जाते मुलायम को साथ लेकर जाते। 1965 के आसपास नत्थू सिंह ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि वे जसवंत नगर से खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। 1967 में विधानसभा चुनावों में उन्होंने मुलायम को चुनाव लड़ाया। जब मुलायम उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ रहे थे तब ऊपरी जातियों का दबदबा था। मुलायम लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। उस वक्त उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार वकील लाखन सिंह से था। लाखन सिंह बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा के चेले थे। मुलायम को उस वक्त 22,000 वोट मिले और लाखन सिंह चौथे स्थान पर रहे। तब केवल 28 साल की उम्र में मुलायम पहली बार विधायक बने।
उस वक्त वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे कम उम्र के विधायक थे। इसके कुछ ही महीनों बाद 12 अक्टूबर साल 1967 को अचानक से राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया। मुलायम को इससे बड़ा झटका लगा। मुलायम ने बताया कि वो कई दिनों तक सो नहीं पाए। रात को उनकी नींद टूट जाती और उनके दिमाग में लोहिया के शब्द घूमने लगते। इसी बीच साल 1968 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे मुलायम की जान बाल बाल बची। इटावा के बकेवर के इंस्पेक्टर रघुराज ने थाने में एक दलित महिला के कपड़े उतरवाकर उनके बेटे से उनका रेप करने को कहा था। इस घटना पर बवाल हुआ। मुलायम ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ वे थाने की दीवार पर चढ़ गए। इसी दौरान पुलिस ने गोली चला दी। इसमें मुलायम तो बाल बाल बचे, लेकिन उनके 4 साथी मारे गए। मुलायम को गिरफ्तार कर लिया गया और वो 3 हफ्तों तक जेल रहे। 1969 में उत्तर प्रदेश में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के विशंभर सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को 5277 वोटों से हरा दिया। लोहिया के निधन के बाद मुलायम चौधरी चरण सिंह की नजरों में आए। उन्होंने मुलायम को अपनी छत्र छाया में लिया। वो चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने मुलायम को लिटिल नेपोलियन का नाम दिया। वे मुलायम के जुझारूपन से बहुत प्रभावित थे। मुलायम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल में शामिल हो गए। उसके टिकट पर वो जसवंत नगर से साल 1974 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े और जीत गए। इसी बीच इमरजेंसी आई और देश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल का यह समय था। साल 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप में रायबरेली से इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। उनके खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई। इसमें चरण सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए। रैली में इंदिरा के इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही 25 जून साल 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। जब 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई तब मुलायम एक शादी में गए थे। पुलिस उनके घर पहुंची, लेकिन मुलायम नहीं मिले। वे आधी रात को लगभग 2 बजे घर पहुंचे। घर वालों ने उन्हें रसोई में छिपा दिया था। मुलायम सुबह 4 बजे अंधेरे में एक कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले और इसके बाद अंडरग्राउंड हो गए। इस बीच पुलिस उनके पीछे लगी थी। मुलायम ज्यादा समय आजाद नहीं रह पाए। जब एक जमीनी झगड़े का समाधान कराने भालेपुरा गांव पहुंचे तो पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया और मुलायम सिंह यादव को इमरजेंसी में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलायम को इटावा जेल में रखा गया। जेल की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कैदियों को बेहद घटिया खाना मिलता था। गंदे पानी में पकी दाल खाने से उस वक्त कई कैदी बीमार पड़ गए थे। इसके अलावा इटावा जेल में जो बाकी कैदी थे वो राजनीतिक कैदियों के आने से खुश नहीं थे। एक दिन जब मुलायम कटोरा लेकर दाल लेने गए तो रसोइये ने गुस्से में दाल फेंक दी, जो मुलायम के पैर पर लग गई। पैर जलने लगा। मुलायम को इसके बाद गुस्सा आया और लंबे चौड़े और खतरनाक दिखने वाले रसोइयों को पैर से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद मुलायम ने तब तक खाना खाने से इंकार कर दिया जब तक उन्हें अलग से चूल्हा नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ बाकी कैदियों ने भी हड़ताल कर दी और मुलायम के माफी मांगने तक राजनीतिक कैदियों के लिए खाना पकाने से इंकार कर दिया गया। हालांकि मुलायम झुके नहीं और उनके लिए अलग चूल्हे का इंतजाम किया गया। इधर इमरजेंसी के दौरान जबरदस्त नसबंदी हो रही थी। सैफई और आसपास के लोगों की नसबंदी की गई। इसके कारण मुलायम के भाई शिवपाल यादव दहशत में थे। बचने के लिए अपने भाइयों और भतीजों के साथ धान के खेतों में छिप जाते। मुलायम पूरी इमरजेंसी 19 महीने जेल रहे। इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी साल 1977 को इमरजेंसी को हटाने का ऐलान किया। इसके 4 दिन बाद 22 जनवरी को मुलायम जेल से बाहर निकले। इमरजेंसी के ठीक बाद चुनाव में मुलायम ने लोगों से कहा कि यह लोकतंत्र और तानाशाही के बीच चुनाव करने का आखिरी मौका है। मुलायम जनता पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव लड़े और जीत गए। उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की आंधी देखने को मिली। 425 में से 352 सीटें जीती। राम नरेश यादव तब राज्य के पहले पिछड़े मुख्यमंत्री बने। मुलायम को राम नरेश यादव की सरकार में सहकारिता और पशुपालन मंत्री बनाया गया, लेकिन जल्द ही जनता पार्टी बिखर गई और चौधरी चरण सिंह ने लोकदल बना लिया। मुलायम भी इसमें शामिल हो गए। 1980 के यूपी विधानसभा चुनावों में मुलायम जसवंत नगर से कांग्रेस के बलराम यादव से चुनाव हार गए। ये वही बलराम यादव थे जिन्हें मुलायम ने कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में हराया था। मुलायम और बलराम के बीच कट्टर दुश्मनी थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह के अनुसार बलराम यादव और मुलायम सिंह के बीच जमकर गोलीबारी होती। बलराम यादव से हार ने मुलायम सिंह यादव के हार के दुख को दोगुना कर दिया था। मुलायम आंखों में आंसू लिए घर पहुंचे। तभी रेडियो पर बताया गया कि चरण सिंह ने उन्हें लोकदल का यूपी चीफ बना दिया है। 1980 चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार ने डकैतों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। पुलिस के एनकाउंटर्स में कई डकैत मारे गए। मुलायम पर डाकुओं के साथ संबंध का शक था। दावा किया जाता है कि वीपी सिंह ने मुलायम के एनकाउंटर का भी आदेश जारी कर दिया था।
एनकाउंटर की तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन यूपी के पूर्व मंत्री सत्यप्रकाश मालवीय छिपाकर मुलायम को दिल्ली ले गए। उन्होंने अपनी कार में पैरों के पास मुलायम को लिटाया और कंबल से ढक दिया। ऐसे छिपकर मुलायम दिल्ली पहुंचे, यहां चरण सिंह से मिले। चरण सिंह ने मुलायम को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य, एमएलसी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। इससे मुलायम को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। जो पुलिस उनका एनकाउंटर करने के लिए घूम रही थी, अब उसी पुलिस को मुलायम सिंह यादव को सुरक्षा देनी पड़ रही थी। विधायक बनने के बाद मुलायम ने डाकुओं पर वीपी सिंह की कार्रवाई के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चंबल के डाकुओं के नाम पर वीपी सिंह सरकार पिछड़ों को निशाना बना रही थी, खासकर यादवों को। यादवों के गांवों में कहर ढाया जा रहा, कई पिछड़े और यादव पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। मुलायम के करीबी रहे अमर सिंह ने बाद में कहा कि वीपी सिंह ने मुलायम को हमेशा बीहड़ का डाकू समझा और वो उनसे उतनी ही नफरत करते थे। अगर उनका बस चलता तो वो मुलायम को एनकाउंटर में मरवा देते। मुलायम के ऊपर से एक खतरा तो टल गया था, लेकिन जल्द ही दूसरा खतरा आ गया। मार्च 1984 की शुरुआत की बात है। मुलायम मैनपुरी के मई खेड़ा गांव की एक शादी में शामिल होकर रात लगभग 10 बजे अपनी एम्बेसडर कार से इटावा लौट रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही एक आम के बाग से बदमाशों ने हमला कर दिया। मुलायम की कार के आगे मोटरसाइकिल पर चल रहे नेत्रपाल सिंह और छोटे लाल को कई गोलियां लग गई। छोटे लाल की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद मुलायम की कार पर भी गोलियां चलने लगी। बचने के लिए मुलायम नीचे झुक गए। उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग करने लगे। इसी बीच लगभग आधे घंटे गोलियां चली। मुलायम की कार में 9 गोलियां लगी, लेकिन गनीमत थी कि उन्हें एक भी गोली नहीं लगी। जब बदमाशों की तरफ से फायरिंग बंद हुई, तब पुलिसकर्मियों ने मुलायम के चारों तरफ घेरा बनाया और जीप से पास के थाने में ले गए। इसी बीच इलाके में यह अफवाह फैल गई कि मुलायम मारे गए हैं। उनके थाने पहुंचने के बाद लोगों को पता चला कि वो ठीक है। आरोप लगा कि मुलायम के पुराने दुश्मन बलराम सिंह यादव के लोगों ने यह हमला किया है। इससे राज्य में मुलायम और कांग्रेस की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। मुलायम बच गए थे, लेकिन 31 अक्टूबर साल 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद दिल्ली और देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए। दंगों के दौरान मुलायम ने दंगाई भीड़ से एक सिख की जान बचाई। 31 अक्टूबर की रात को मुलायम सिंह कर्पूरी ठाकुर के साथ दिल्ली थे। तभी उन्हें तुगलक रोड पर हेलोजन रोशनी में चिल्लाता हुआ सिख दिखाई पड़ा। उसकी गर्दन में एक टायर था जो सुलग रहा था। मुलायम ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर की और 6 फुट की दीवार पर चढ़ गए। यहां से दंगाइयों पर चिल्लाने लगे। उन्हें गुस्से में आता देख दंगाई वहां से भाग गए और इस सिख की जान बच गई। 1985 विधानसभा चुनावों में मुलायम लोकदल की टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव जीते। लोकदल ने उन्हें विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया था, लेकिन साल 1986 में चौधरी चरण सिंह बीमार हो गए। हेमवती नंदन बहुगुणा ने पार्टी अपने हाथ में ली और इसी बीच लोकदल के एक खेमे ने चरण सिंह के अमेरिका रिटर्न बेटे अजीत सिंह को राजनीति में आने के लिए मना लिया। पार्टी के लिए हेमवती बहुगुणा और अजीत सिंह में टकराव होने लगा, जिसमें मुलायम हेमवती बहुगुणा के साथ रहे। इसी कारण अजीत सिंह ने उन्हें विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद से हटा दिया। कहा जाता है कि मुलायम को कुछ महीने पहले चौधरी चरण सिंह ने अपना बेटा और राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था। 26 मई साल 1987 को चरण सिंह की मौत हो गई। इसके बाद पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई, लोकदल अजीत और लोकदल बहुगुणा। मुलायम लोकदल बहुगुणा के यूपी चीफ बने। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 बड़े बदलाव हो रहे थे। पहला, ओबीसी का प्रभाव बढ़ने लगा था। इससे कांग्रेस कमजोर होने लगी थी, जिसमें ऊपरी जातियों का दबदबा था। दूसरा, राम मंदिर आंदोलन के चलते राज्य में कम्युनल पोलराइजेशन भी हो रहा था। इसी माहौल में 1987 में मुलायम ने राज्य में क्रांति रथ यात्रा निकाली। उन्होंने इस रथ यात्रा की शुरुआत कानपुर के पास स्थित अकबरपुर से की। अकबरपुर की 1857 की क्रांति में अहम भूमिका थी। यहाँ के मुसलमान और हिंदू कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़े थे। इसीलिए अकबरपुर से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत का मुलायम ने संदेश दिया कि उनकी राजनीति में हिंदू और मुसलमान दोनों की बराबर की भागीदारी होगी। यात्रा के दौरान रैलियों में गाना बजता रहा, नाम मुलायम सिंह है लेकिन काम बड़ा फौलादी है। मुलायम ने जल्द ही खुद को ओबीसी समाज के बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर लिया। इसके साथ ही बाबरी मस्जिद मामले में कड़ा स्टैंड लेकर कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की शुरुआत भी कर दी। साल 1989 तक मुलायम एक अहम नेता बन चुके थे। इसी बीच कई विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता दल बनाया। मुलायम इसके यूपी चीफ बने। साल 1989 में देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते हैं। ये कई मायनों में देश के पहले चुनाव थे जिसमें सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म का सीधा मुकाबला था। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव में जीतोड़ मेहनत की और उनकी मेहनत के दम पर उत्तर प्रदेश में जनता दल की लोकसभा में 85 में से 48 सीटें आती हैं।
विधानसभा में 422 में से 208 सीटें आती हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की विदाई हमेशा के लिए हो गई। इसके बाद कांग्रेस कभी भी उत्तर प्रदेश में पावर में नहीं आई और हर बढ़ते चुनाव के साथ वो और कमजोर हो गई। वीपी सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री बन गए। अब बारी थी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने की। वीपी सिंह और मुलायम भले ही एक पार्टी में थे, लेकिन दोनों की पुरानी दुश्मनी थी। वीपी सिंह किसी भी हालत में मुलायम को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। वे चाहते थे कि अजीत सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन विधायक मुलायम के साथ थे। मुख्यमंत्री चुनने के लिए हुई विधायक दल की बैठक में वीपी सिंह ने अपने सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के जरिए एक चिट्ठी भेजी। अजीत सिंह को लगा कि वीपी सिंह के आदेश की मदद से वो सत्ता में बैठ जाएंगे, लेकिन मुलायम ने इस चिट्ठी को बैठक में पढ़े जाने से रोक दिया। उन्होंने सेंट्रल ऑब्जर्वर से कहा कि आप यहां चुनाव कराने आए हैं तो निष्पक्ष चुनाव कराइए। जिसके बाद विधायकों ने मुलायम सिंह को चुना और 5 दिसंबर साल 1989 को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पहली बार मुलायम मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। मुलायम सिंह यादव राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसने राज्यपाल भवन के बाहर शपथ ली। शपथ लेने के बाद मुलायम ने कहा, आज लोहिया का सपना पूरा हुआ है। आज एक किसान का बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों के उदय की शुरुआत हो चुकी थी। मुलायम की सरकार को बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने बाहर से समर्थन दिया था। इस वक्त मुलायम की निजी जिंदगी में भी चीजें तेजी से बदल रही थी। उनकी पत्नी मालती देवी की तबीयत खराब रहने लगी थी। इसी समय उनके जीवन में साधना गुप्ता आई। वे मुलायम सिंह यादव से 20 साल छोटी थी। औरैया की रहने वाली साधना शादीशुदा थी। उनकी 1986 में चंद्र प्रकाश गुप्ता से शादी हो चुकी थी। 1 साल बाद उन दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रतीक रखा गया। इसके कुछ सालों बाद साधना ने चंद्र प्रकाश से तलाक ले लिया। साधना की दिलचस्पी सियासत में भी थी और इसी से वो मुलायम के संपर्क में आई। उन दिनों मुलायम की मां मूर्ति देवी की तबीयत खराब रहती थी। साधना उनकी देखभाल करने लगी। एक बार अस्पताल में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी, लेकिन साधना ने उसे रोक लिया। साधना खुद नर्सिंग का कोर्स कर चुकी थी, इसीलिए गलत इंजेक्शन का पता लग गया। इसके बाद से मुलायम साधना को बहुत मानने लगे। दोनों करीब आ गए। उन्होंने साधना के बेटे प्रतीक को अपना नाम दिया। 1994 में स्कूल के फॉर्म में प्रतीक ने अपने पिता का नाम MS यादव लिखा। उन्होंने एड्रेस में मुलायम सिंह यादव का पता लिखा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुलायम ने 1988 में पहली बार अखिलेश यादव को साधना से मिलवाया, लेकिन अखिलेश को साधना पसंद नहीं आई थी। दावा तो यहां तक किया जाता है कि अखिलेश ने साधना को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद उन्हें घर से दूर भेज दिया गया और राजस्थान के धौलपुर में मिलिट्री स्कूल में अखिलेश यादव का एडमिशन कराया गया। यूं तो मुलायम और साधना का रिश्ता 80 के दशक से था, लेकिन दोनों ने शादी 2003 में की, जब मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी का निधन हो गया। इससे अखिलेश बहुत नाराज हुए, लेकिन प्रतीक की राजनीति से दूर रहने की शर्त पर यह समझौता हो गया। मुलायम साधना को अपने लिए लकी मानते थे, क्योंकि उनके संपर्क में आने के बाद ही वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही मुलायम ने किसानों, बुनकरों, मजदूरों और कारीगरों से 10,000 रुपए से कम कर्ज की वसूली पर रोक लगा दी। बाद में उन्होंने यह सारा कर्ज माफ कर दिया और लगभग 708 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। 120 करोड़ रुपए के किसानों के बिजली बिल भी माफ कर दिए गए। 15,000 नई फैक्ट्रियां लगाई गई। मुलायम ने पिछड़ों के लिए कई स्कीम्स चलाई। SC, ST, OBC उम्मीदवारों को कोचिंग देने के लिए भी स्कीम लाई गई। मुलायम हिंदी के बड़े समर्थक थे और अंग्रेजी को बढ़ाए जाने का विरोध करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 1990 में राज्य के सिविल सर्विस एग्जाम में अंग्रेजी के कंपलसरी पेपर को खत्म कर दिया था। ऑफिस, कोर्ट्स और बाकी स्थानीय संस्थाओं में भी हिंदी के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया था। सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी की जरूरत खत्म कर दी गई थी। राज्य में सभी सरकारी काम अब हिंदी में किए जाने लगे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। इस रिपोर्ट में OBC को सरकारी नौकरियों और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की और लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। मंडल और कमंडल अब दोनों आमने सामने थे। आडवाणी की रथ यात्रा शुरू होने के बाद मुलायम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अयोध्या की बाबरी मस्जिद को बचाना। मुलायम ने मामले को शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश की। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही। मुलायम ने बाद में कहा कि मुसलमान समझौता नहीं चाहते थे और हिंदुओं को अदालत पर भरोसा नहीं था। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने लोगों से राम मंदिर की नींव रखने के लिए अयोध्या में इकट्ठा होने के लिए कहा।
कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा होने लगे। बाबरी मस्जिद को इससे खतरा पैदा था। 28 अक्टूबर साल 1990 को टाइम मैगजीन के इंटरव्यू में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सरकार रहे या ना रहे, मस्जिद मेरी लाश पर होकर गिरेगी। जब तक मुलायम की सत्ता कायम है, मस्जिद शहीद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एक नहीं 10 सरकारें चली जाएं, पर देश नहीं टूटना चाहिए, देश का दिल नहीं टूटना चाहिए, देश का कानून और संविधान नहीं टूटना चाहिए। अयोध्या और उसके आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया। बाबरी मस्जिद की तरफ जाने वाले 1.5 किलोमीटर रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई। लेकिन फिर भी 30 अक्टूबर साल 1990 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। उन्हें बस में बैठाकर बाहर ले जा रही थी कि तभी एक कार सेवक ने इस बस को हाईजैक कर लिया और बैरिकेड्स को तोड़ते हुए बाबरी मस्जिद तक पहुंच गया। यहां कुछ कार सेवक मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और भगवा झंडा लहरा दिया। इन्हीं में कोलकाता के 2 कोठारी भाई राम और शरद भी शामिल थे, जो मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लेकर चढ़ गए थे। कार सेवकों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को फायरिंग का आदेश दे दिया। इससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने कार सेवकों को गलियों में दौड़ा दौड़ा कर मारा। कई कार सेवक मारे गए। इसके बाद 2 नवंबर को कार सेवक फिर वापस आए। फिर से पुलिस और उनके बीच में झड़प हुई। फिर से कार सेवक मारे गए। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 17 लोग मारे गए थे। मुलायम ने 28 लोगों की मौत की बात कही थी। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने दावा किया था कि 56 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में कोठारी भाई भी शामिल थे। 2 नवंबर को हनुमानगढ़ी मंदिर के पास एक गली में उनकी लाशें मिली। आरोप लगा कि पुलिस ने उन्हें एक घर से घसीटकर बाहर निकाला और उसके बाद गोली मार दी। इस घटना के बाद मुलायम की तारीफ और फजीहत दोनों हुई। मुलायम ने इस घटना पर दुख तो जताया, लेकिन इसे डिफेंड भी किया। यह कहा कि उस वक्त यह जरूरी था। मुलायम की कार्रवाई की हिंदू और मुसलमान दोनों ने आलोचना की। हिंदू कार सेवकों पर हमले के लिए उनके खिलाफ हो गए, तो वहीं मुसलमानों ने कहा कि उन्होंने भीड़ को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। बीजेपी नेताओं ने मुलायम को खलनायक बना दिया। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग इसी के बाद मुलायम को मुल्ला मुलायम और हिंदू विरोधी कहने लगे। इसी दौरान इटावा के जैन इंटर कॉलेज के मैदान में समाजवादियों का एक छोटा सा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के बाद जब मुलायम गाड़ी से निकले तो रास्ते में एक बाजार से निकलना हुआ। वहां बहुत सारे दुकानदार अपनी दुकानों के आगे बैठे थे और जहां से मुलायम की गाड़ी निकलने लगती, वो लोग थूकने लगते। ये सब वहां हो रहा था जिसे मुलायम का घर माना जाता था। इसी बीच रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू प्रसाद ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया और सरकार गिर गई। जनता दल 2 हिस्सों में टूट गई और चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी कांग्रेस के समर्थन से सरकार में आ गई। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार को भी समर्थन दिया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद कांग्रेस ने दोनों सरकारों से समर्थन वापस ले लिया। एक दावा किया जाता है कि राजीव गांधी मुलायम को समर्थन देने के लिए तैयार थे। उन्होंने मुलायम से कहा, आप उत्तर प्रदेश में सरकार चलाओ, चंद्रशेखर जी का साथ छोड़ दो। लेकिन मुलायम ने ऐसा करने से मना कर दिया और साल 1991 में मुलायम की सरकार गिर गई। मुलायम ने हमेशा उनकी सरकार गिराने को लेकर कांग्रेस से एक टीस रखी। अपने पहले कार्यकाल में मुलायम केवल 17 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे। इसके बाद देश भर और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। इस समय काशीराम की बहुजन समाज पार्टी दलितों पर अच्छी पकड़ बना रही थी। मुलायम ने उनके साथ गठबंधन करने की सोची। 1991 में मुलायम और काशीराम के बीच पहली मुलाकात हुई। धर्मगुरु चंद्रस्वामी ने उनके बीच ये मुलाकात करवाई, लेकिन इसमें काशीराम ने गठबंधन करने से इंकार कर दिया। उनका कहना था कि जनता पार्टी से निकली पार्टियों में ऊपरी जातियों का दबदबा है। मुलायम और चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी अकेले 399 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन केवल 34 सीटें जीत पाई। मुलायम जसवंत नगर और शाहजहांपुर की तिलहर दोनों सीट पर चुनाव लड़े और दोनों से जीत गए। बीजेपी को राम मंदिर आंदोलन का जबरदस्त फायदा मिला और पहली बार उसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, जिसमें कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसी बीच 4 अक्टूबर साल 1992 को मुलायम सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा समाजवादी पार्टी। इसके लगभग 65 दिन बाद 6 दिसंबर साल 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। मस्जिद गिरने के बाद मुलायम मुसलमानों में हीरो बन गए और वे इन्हें इस बात का क्रेडिट देने लगे कि साल 1990 में मुलायम ने मस्जिद को गिरने नहीं दिया था।
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी मुलायम पर लगातार हमलावर थी। इससे मुलायम को मुसलमानों को अपने पीछे इकट्ठा करने में मदद मिली। वे खुद यादव समुदाय से आते थे और यहीं से मुस्लिम यादवों को मिलाकर MY का एक ऐसा वोट बैंक खड़ा किया जिससे भविष्य में समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा हुआ। यही वो कॉम्बिनेशन है जिसे MY कॉम्बिनेशन कहते हैं, और ये अहम इसलिए क्योंकि यूपी में मुसलमानों की आबादी लगभग 19% और यादवों की आबादी 9 से 10%, कुल मिलाकर ये 30% हो जाते हैं, जो उस समय किसी भी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए काफी थे। MY फैक्टर से मुलायम राज्य और देश की राजनीति में एक अहम हिस्सा बन गए। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद एक रैली में मुलायम ने कहा, यह ऐतिहासिक पल है, सांप्रदायिक ताकतें तूफान की गति से बढ़ रही हैं। आपके भाई मुलायम ने लंगोट कस ली है, मैं उनको खत्म करके ही दम लूंगा। इसके बाद बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम और काशीराम साथ आए। साल 1993 विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन किया। इस गठबंधन से नारा निकला, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस गठबंधन का आधार था सामाजिक न्याय और दलित पिछड़ा गठजोड़। मुलायम का यह दांव काम आया। चुनाव में यादवों, मुस्लिमों और दलितों ने SP BSP गठबंधन को वोट दिया। समाजवादी पार्टी 109 और BSP की 67 सीटें आईं। दोबारा मिलकर सरकार बनाई और 177 सीटें जीतने वाली बीजेपी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, वो विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। 4 दिसंबर साल 1993 को मुलायम दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम के पास गैर बीजेपी पार्टियों और निर्दलियों को मिलाकर 242 विधायकों का समर्थन था। उस वक्त कांग्रेस ने भी उन्हें समर्थन दिया। चुनाव में मुलायम शेखोहाबाद, जसवंत नगर और निधौली कला 3 सीटों से लड़े और तीनों ही सीटों पर जीत गए। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम ने सबसे पहले नकल के खिलाफ बीजेपी सरकार का एंटी कॉपिंग एक्ट रद्द कर दिया। अब ये उस वक्त छात्रों को दिमाग में रखकर किया गया था। हालांकि इसका असर यह हुआ कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में इसके बाद नकल की शुरुआत हो गई। उत्तर प्रदेश पर जो नकल माफिया होने का आरोप लगता है या छात्रों को नकल करके पास करवाने का आरोप लगता है, उसमें इस फैसले का एक बड़ा असर था। यह मुलायम सिंह का राजनीतिक एक यूनिक फीचर था। अगर पिछड़ों में कुछ लोकप्रिय है तो वो सही गलत देखे बिना फैसला ले लिया करते थे। मुलायम की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर OBC आरक्षण 15 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। पंचायतों में कोटा दिया गया, लेकिन उन पर अपराधियों को बचाने के आरोप लगते रहे। इस पर मुलायम का कहना था कि वो जीतते हैं तो मैं टिकट देता हूं, क्योंकि जनता वोट देती है। हमें सीट चाहिए सरकार चलाने के लिए, संत क्या ही सियासत करेगा। कुछ समय बाद ही SP और BSP गठबंधन में दिक्कतें शुरू हो गई। ये दो ऐसे नेताओं के बीच गठबंधन था जो अति महत्वाकांक्षी थे, एक दूसरे पर शक करते थे। कहने को मायावती सरकार में शामिल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मायावती का दखल सरकार में था। सरकार बनने के कुछ समय बाद लोकल मीडिया ने मायावती को सुपर चीफ मिनिस्टर का तमगा देना शुरू कर दिया। यह सुनकर मायावती को अक्सर आनंद आता था। कहा जाता है कि एक भी ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन BSP मुलायम को यह बात का एहसास नहीं कराती थी कि मुलायम BSP के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं दूसरी तरफ BSP को भी इस बात का डर लगा रहता था कि मुलायम उसकी पार्टी को तोड़ सकते हैं। और इन सब चीजों के चलते साल 1995 में SP BSP गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया। मुलायम ने मायावती का कॉल उठाना बंद कर दिया। BSP को तोड़ने में लगे हुए थे ताकि सरकार चलाने के लिए उस पर निर्भर ना रहना पड़े। वहीं दूसरी तरफ काशीराम भी अपना गेम सेट कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन लगभग तैयार कर लिया था। बीजेपी उन्हें समर्थन पत्र दे चुकी थी, लेकिन खराब तबीयत के चलते काशीराम अस्पताल में भर्ती थे और उनके ठीक होने का इंतजार होने लगा। हालांकि इसी बीच मई में काशीराम के पास यह खबर पहुंची कि मुलायम अब BSP को तोड़ने वाले हैं। काशीराम ने मायावती को अस्पताल में बुलाया, पूछा, क्या तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहोगी? उन्होंने मायावती को तुरंत बीजेपी के साथ सरकार बनाने का आदेश दिया। मायावती 1 जून साल 1995 को राज्यपाल से मुलाकात करती हैं और BSP ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसी दिन मुलायम अपने दफ्तर में थे। उनके एक करीबी अधिकारी PL पुनिया बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चले आए। पुनिया ने मुलायम के कान में कुछ कहा और एक पर्ची पकड़ाई गई। जो भी उन्होंने कहा उसे सुनकर मुलायम परेशान हो गए और अपने साथ बैठे SP नेताओं से कहा कि अब चुनाव की तैयारियां शुरू करो।
प्लानिंग की गई कि बीएसपी को तोड़कर उसके कुछ विधायकों को अपनी तरफ लाया जाएगा ताकि फिलहाल सरकार बचाई जाए। सरकार में रहने के लिए मुलायम को बीएसपी के 69 में से 1/3 यानी 23 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन उनके पास सिर्फ 15 विधायकों का समर्थन था। ये विधायक पाने के लिए भी मुलायम ने कुछ ऐसा किया जो उनके राजनीतिक जीवन पर एक बड़े धब्बे की तरह रहा। दरअसल 2 जून को मायावती लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। पहले दौर की बैठक के बाद मायावती स्वीट नंबर 1 में चली गई। इसी बीच बाहर से तेज आवाजें आने लगी। कुछ विधायकों ने बाहर निकलकर देखा तो डरे डरे वो अंदर चले आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि एसपी के गुंडों ने हमला कर दिया है। समाजवादी पार्टी के 300 आदमियों की भीड़ इस वक्त अंदर बढ़ रही थी। बीएसपी विधायकों ने मेन गेट को बंद कर दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इसे तोड़ दिया। अंदर घुसकर बीएसपी विधायकों को पीटने लगे। 5 विधायकों को उठाकर बाहर खड़ी जीप में डाला और मुख्यमंत्री आवास ले गए। यहां मुलायम को समर्थन के पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। कुछ गुंडे ऐसे भी थे जो मायावती के स्वीट नंबर 1 के आगे पहुंच गए। मायावती को मारने पीटने की कोशिश की गई, लेकिन हजरतगंज के एसएचओ विजय भूषण और एसएचओ सुभाष सिंह बघेल कुछ कांस्टेबल के साथ पहुंचे और इसी बीच मायावती और सपा के गुंडों के बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए। मायावती अपने कमरे से केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान और बीजेपी और जनता दल के नेताओं को फोन करने लगी। केंद्र सरकार के दखल के बाद आधी रात को स्थिति कंट्रोल में आई। इसी घटना को गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। मुलायम ने कभी भी गेस्ट हाउस कांड के लिए माफी नहीं मांगी। हालांकि अगले दिन 3 जून साल 1995 को राज्यपाल वोहरा ने मुलायम सरकार को बर्खास्त कर दिया। मुलायम के गुंडों के हमले के 24 घंटे के अंदर मायावती बीजेपी के समर्थन से प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद मुलायम ने अपना ध्यान राष्ट्रीय राजनीति पर लगाया। साल 1996 में लोकसभा चुनाव में मुलायम मैनपुरी से लड़े और जीत गए। वे पहली बार संसद पहुंचे थे। पहली बार में ही प्रधानमंत्री बनने वाले थे। चुनाव में बीजेपी की 161 सीटें आई, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाई और इसी के बाद थर्ड फ्रंट सरकार बनाने का दावा करने लगा। समाजवादी पार्टी की 17 सीटें आई थी और वो गठबंधन में एक अहम पार्टनर थी। इसी समय पर फ्रंटलाइन मैगजीन ने खबर छापी जिसमें लिखा था मुलायम को संयुक्त मोर्चा के 179 में से 110 सांसदों का समर्थन है। ऐसा लगने लगा था कि मुलायम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन तब 2 लोगों ने इसमें रोड़ा अटका दिया। पहले थे लालू यादव। जी हां, लालू यादव। वो नहीं चाहते थे कि मुलायम प्रधानमंत्री बने। मुलायम ने बाद में बताया कि लालू ने कहा था अगर मुलायम प्रधानमंत्री बन गए तो फिर मैं जहर खा लूंगा। और दूसरे थे वीपी सिंह। उनकी और मुलायम की पुरानी दुश्मनी थी। उन्होंने मुलायम को प्रधानमंत्री बनाने के फैसले को वीटो कर दिया और अंत में जनता दल के एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए। मुलायम को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। जब देवगौड़ा की सरकार गिरी तो आईके गुजराल को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव को नहीं। जबकि गुजराल तो चुनाव तक नहीं जीते थे। गुजराल की सरकार में भी मुलायम रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री बनने के बाद भी मुलायम ने हिंदी के इस्तेमाल पर जोर दिया। पहले दिन से ही यहां हिंदी में काम होने लगे। वे सियाचिन जाने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री बने। जून 1996 में मुलायम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। पहली बार देश का रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर की वकालत कर रहा था। मुलायम पर देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश करने जैसे गंभीर आरोप लगने लगे। रक्षा मंत्री के तौर पर मुलायम चीन को लेकर हमेशा सख्त रहे। उनका कहना था कि चीन भारत का पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है और हमें चीन से मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अंत तक मुलायम अपनी इसी बात पर कायम रहे। 1999 में मुलायम ने सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इसी साल एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। कहा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनकर एक गठबंधन सरकार को चलाने के लिए तैयार हो गई थी। वे राष्ट्रपति से मुलाकात करती हैं। 272 सांसदों के समर्थन से प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाली थी। इसमें मुलायम के 32 सांसद शामिल थे, लेकिन ऐन मौके पर मुलायम सिंह ने यू टर्न ले लिया। सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर समर्थन वापस लिया। यह मुलायम की सोची समझी रणनीति थी। कुछ दिन बाद एक बातचीत में कहा कि दिल्ली की सत्ता में वापसी से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी मजबूत होने लगती, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो मुलायम दंगा पीड़ितों से मुलाकात करने अहमदाबाद के राहत कैंप में गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मुलायम को बहुत गुस्सा आया और पुलिस से कहा मुझे या तो पीड़ितों से मिलने दो, नहीं तो गोली मार दो।
इसी बीच 2002 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं। इसमें मुलायम की समाजवादी पार्टी की सबसे अधिक 143 सीटें आती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 202 विधायक चाहिए थे। मुलायम सरकार नहीं बना पाए और इसके बाद बीएसपी ने बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर सरकार बना ली। मायावती इस सरकार के मुख्यमंत्री बनी। मायावती और मुलायम ने एक दूसरे पर घोटालों के तमाम आरोप लगाए। मायावती मुलायम को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। कहा जाता है कि मायावती के दफ्तर में एक फाइल रखी हुई थी जिसमें मुलायम और उनके सहयोगी अमर सिंह पर पोटा लगाने का प्रपोजल था। बता दें कि पोटा आतंकवादियों पर लगाया जाता है। लेकिन इसी बीच मायावती ताज कॉरिडोर जैसे घोटाले में फंस गई। बीजेपी से उनके मतभेद बढ़ने लगे और अगस्त 2003 में मायावती ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा भंग करके दोबारा चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। मायावती के इस फैसले से हैरान बीजेपी ने मुलायम की सरकार बनने देने का फैसला किया। कांग्रेस और बाकी कुछ छोटी पार्टियों ने मुलायम को समर्थन दे दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके पास बहुमत नहीं था। उन्होंने बीएसपी के 14 विधायकों को तोड़ लिया। यह दल बदल कानून के खिलाफ था, लेकिन बीजेपी के इशारे पर राज्यपाल ने कुछ नहीं किया और फिर मुलायम उत्तर प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद भी मुलायम ने बीएसपी के विधायकों को तोड़ना जारी रखा। सितंबर 2003 तक बीएसपी के 37 विधायकों को वो अपनी तरफ कर चुके थे। अपने तीसरे कार्यकाल में मुलायम ने कई वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की। इसमें 500 रुपए महीने का बेरोजगार भत्ता और गरीब लड़कियों की पढ़ाई में मदद के लिए कन्या विद्याधन प्रमुख था। मुलायम के तीसरे कार्यकाल में अमर सिंह का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। वह 1996 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। अमर सिंह के आने के बाद मुलायम का समाजवाद बदल गया था। अमर सिंह ने उन्हें कॉरपोरेट्स और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों से मिलवाया। मुलायम बड़े बड़े अभिनेताओं और हस्तियों के साथ दिखाई देने लगे थे। अब मुलायम बदल गए थे और महंगी घड़ियां पहनने लगे थे। कॉरपोरेट्स के दबाव और प्रभाव में समाजवादी पार्टी का एजेंडा पीछे छूट रहा था। इसी बीच मुलायम पर एक गंभीर आरोप लगा। 2005 में वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें यह आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पद का गलत इस्तेमाल करते हुए मुलायम ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना ली है। उन्होंने मुलायम, उनके बेटे अखिलेश यादव और प्रतीक यादव, इसके साथ बहू डिंपल यादव की संपत्ति की सीबीआई जांच की मांग की। 1 मार्च 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले की शुरुआती जांच करके ये देखने के लिए कहा कि क्या केस बनता है या फिर नहीं। इसी बीच 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं और इसमें मुलायम ने हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार करवाया। अखबारों में अमिताभ बच्चन के साथ उनके ऐड छपे थे। ये समाजवादी पार्टी के प्रचार करने के ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल अलग थे। पहले मुलायम सभाएं करते थे, वोटरों के पास व्यक्तिगत तौर पर जाते थे, वोट मांगते थे, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस चुनाव में मुलायम इटावा की भरथना और बदायूं की गुन्नौर सीट से चुनाव लड़ते हैं। दोनों सीटों पर जीत भी जाते हैं, लेकिन मुलायम की समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है। उसका वोट परसेंटेज हालांकि पिछली बार 25% के बराबर ही रहा, लेकिन इस बार मुलायम की पार्टी की सीटें कम हो गई थी, 97 सीटों पर सिमट गई थी। मायावती दलितों और ब्राह्मणों का साथ लाने में कामयाब रही थी और बीएसपी 206 सीटें लाकर अपने अकेले दम पर सरकार बनाती है। मुलायम उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए थे, लेकिन अभी भी देश की राजनीति में एक बड़ी ताकत थे और इसकी वजह थी लोकसभा में उनकी 36 सीटें। 2008 में भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील के चलते जब लेफ्ट फ्रंट ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस लिया तो मुलायम सरकार बनाने और गिराने की स्थिति में थे। मुलायम ने शुरू में न्यूक्लियर डील का विरोध किया। मुलायम को डर था कि अगर डील का समर्थन किया तो इससे उनके मुस्लिम वोटर्स नाराज हो सकते हैं, जिसमें अमेरिका के खिलाफ माहौल था। इस समय कांग्रेस और मुलायम के संबंध भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि सोनिया गांधी मुलायम को पसंद नहीं करती थी और उनके मायावती के साथ ज्यादा बेहतर संबंध थे। लेकिन अमर सिंह के कहने पर मुलायम ने कांग्रेस से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुलायम को एपीजे अब्दुल कलाम से भी मिलवाया, जिन्होंने मुलायम को बताया कि इस डील से देश को आखिर फायदा क्या होगा। मुलायम सरकार को बचाने के लिए तैयार हो गए। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हुई तो मनमोहन सरकार को 256 के मुकाबले 275 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के समर्थन से मनमोहन सिंह की सरकार बच गई थी। यहां पर मुलायम के कांग्रेस को समर्थन देने का एक और कारण माना गया, उनके खिलाफ चल रही सीबीआई की जांच। ऐसा आरोप लगता है कि यूपीए सरकार ने सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए मुलायम परिवार को उस दौर में अपने इशारों पर नचाया। सरकार की मर्जी के हिसाब से सीबीआई ने कई बार कोर्ट में अपने एफिडेविट बदले ताकि मुलायम सिंह पर प्रेशर डालकर काम निकलवाया जा सके। 2007 में उत्तर प्रदेश की सत्ता जाने से कांग्रेस के लिए मुलायम को मैनिपुलेट करना और ज्यादा आसान हो गया था। सीबीआई ने शुरुआत में कहा कि मुलायम के पास उनकी कमाई से 2.63 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति है।
लेकिन मुलायम के मनमोहन सरकार को बचाने के बाद 2008 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो मुलायम परिवार के खिलाफ केस को बंद करना चाहती है। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने इसका विरोध भी किया। केस चलता रहा। आरोप लगता है कि चतुर्वेदी खुद कांग्रेस के आदमी थे। इसके बाद 2009 में देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं। मुलायम सिंह यादव वापसी करने के लिए डेस्परेट थे। यहां पर एक बड़ी गलती कर दी। अमर सिंह के कहने पर बीजेपी से निकले कल्याण सिंह से गठबंधन कर लिया। इससे मुसलमान वोटर में मुलायम की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि कल्याण सिंह ही वही व्यक्ति थे जिनके राज में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीटें घटकर 23 सीटों तक सीमित रह गई। इसके बाद मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश को आगे करना शुरू किया। 2011 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इसमें अखिलेश समाजवादी पार्टी के चेहरे के तौर पर सामने आते हैं। राज्य में साइकिल रैलियां निकाली। हजारों किलोमीटर साइकिल चलाते हुए उत्तर प्रदेश के कोने कोने में अखिलेश गए। घोषणा पत्र में बिजली, पानी, नौकरी और फ्री लैपटॉप देने का वायदा भी किया। वोटिंग खत्म होने से 3 दिन पहले मुलायम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर जनता अखिलेश को वोट देती है तो वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। जब नतीजे सामने आए तो समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। उसकी 403 में 224 सीटें आई थी। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के तेजनारायण पांडे जीते थे। 21 साल से यह सीट बीजेपी लगातार जीतती आ रही थी। मुलायम ने कहा कि अयोध्या ने मुझे माफ कर दिया है। मुलायम ने अपने वादे के मुताबिक इसके बाद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, लेकिन सरकार का रिमोट कंट्रोल मुलायम सिंह के हाथ में था। वे मुख्यमंत्री के फैसलों को बदल दिया करते थे, सरकार की सबके सामने आलोचना करते और अपने बेटे के विरोधियों का साथ देते। सरकार और पार्टी में इतने पावर सेंटर बन गए कि विरोधी इस बात को कहने लगे कि सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री हैं, मुलायम, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, आजम खान और आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इसी समय मुलायम ने एक और यू टर्न ले लिया। 2012 में पहले उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मिलकर राष्ट्रपति पद के लिए 3 नाम दिए: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और सोमनाथ चटर्जी। लेकिन फिर मुलायम ने ममता को धोखा दिया और कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी का नाम आगे कर दिया, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल को पास करवाने में मुलायम ने कांग्रेस की सरकार की काफी मदद की। इसी समय सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम को क्लीन चिट दे दी। उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुलायम के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। अपनी पुरानी फाइंडिंग्स पर सीबीआई ने कहा कि उसने मुलायम द्वारा लिए गए लोन को भी उनकी कमाई में जोड़ दिया था। इनमें ऑस्ट्रेलिया में अखिलेश की पढ़ाई के लिए लिया गया लोन भी शामिल था। इसी बीच 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं और समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान होता है। मुलायम और अखिलेश को यादवों और मुस्लिम के नेता के तौर पर देखा जाने लगा। आरोप लगा कि वह केवल कुछ ओबीसी समूहों, खासकर यादवों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। यादवों में भी धारणा बनी केवल कमरिया यादवों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिससे मुलायम परिवार आता है। इसी के चलते घुस यादव जैसे बाकी यादव और कुर्मी जैसे गैर यादव ओबीसी समाजवादी पार्टी से दूर हो गए। बीजेपी ने इसका और मुजफ्फरनगर दंगों का फायदा उठाया। वह गैर यादव ओबीसी को अपनी तरफ करने में कामयाब रही। इधर 2014 लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान मुलायम का एक बयान काफी चर्चित रहा और विवादित रहा। रेप के लिए फांसी की सजा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। मुलायम ने कहा उनकी सरकार ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश करेगी और रेप का झूठा आरोप लगाने वालों को सजा दी जाएगी। उनके इस बयान का उस दौर में जबरदस्त विरोध हुआ और आज भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने के लिए इस बयान का इस्तेमाल विरोधी पार्टियां करती हैं। समाजवादी पार्टी की खिसकती जमीन का असर 2014 चुनाव के नतीजों में भी दिखाई पड़ा। बीजेपी यूपी की 80 में से 71 सीटें जीत गई। समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटें जीत पाई। जीतने वाले 5 उम्मीदवार मुलायम के परिवार से थे। इससे मुलायम पर परिवारवाद के आरोप और ज्यादा मजबूत हो गए। वे खुद 2 सीटें आजमगढ़ और मैनपुरी से चुनाव लड़े और दोनों जीते थे। नतीजों के बाद मुलायम ने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा झूठा और कम्युनल और धोखेबाज बताया। लेकिन 2015 में जब सैफई में मुलायम के परपोते की सगाई हुई तो नरेंद्र मोदी को न सिर्फ विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया, बल्कि शादी में मुलायम और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें काफी ज्यादा चर्चित रही। इसी समय समाजवादी पार्टी पर कंट्रोल को लेकर अखिलेश और शिवपाल में खींचतान चल रही थी। ब्रेकिंग पॉइंट आया जून 2016, जब गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय होने वाला था। अखिलेश यादव ने इस विलय को रोक दिया। यह कहा कि हमें पार्टी में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। वह क्रिमिनल बैकग्राउंड के नेताओं को पार्टी से दूर रखकर उसकी इमेज को सुधारना चाहते थे। सितंबर में अखिलेश ने शिवपाल खेमे के मंत्रियों और अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था।
अखिलेश अमर सिंह को भी पार्टी से निकालना चाहते थे, जिन्हें वे बैड इन्फ्लुएंस मानते थे। इसी लड़ाई में मुलायम ने अपने भाई शिवराज का साथ दिया। उन्होंने अखिलेश को हटाकर शिवपाल को पार्टी का यूपी चीफ बना दिया। जवाब में अखिलेश ने पहले शिवपाल से अहम मंत्री पद छीन लिए और फिर उन्हें मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया। शिवपाल ने भी अखिलेश के करीबियों को पार्टी से निकाल दिया। मुलायम ने अखिलेश का साथ दे रहे अपने चचेरे भाई रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। विधानसभा चुनावों से केवल 5 महीने पहले समाजवादी पार्टी के टूटने का खतरा पैदा हो गया। मुलायम ने झगड़े को खत्म करने के लिए 24 अक्टूबर को एक अहम बैठक बुलाई, लेकिन इसमें समाधान की जगह बड़ा ड्रामा शुरू हो गया। बैठक शुरू होने से पहले ही अखिलेश और शिवपाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। बैठक में मुलायम ने अखिलेश को शर्मिंदा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने शिवपाल और अमर सिंह दोनों को पार्टी से निकालने से मना कर दिया। मुलायम बोले, पावर अखिलेश के सर पर चढ़ गई है। शिवपाल जनता के नेता हैं, अमर सिंह मेरे भाई जैसे हैं। मुलायम 2 बार अखिलेश पर चिल्ला पड़े और चुप करते हुए बोले कि तुम्हारी हैसियत ही क्या है। शिवपाल ने अखिलेश को झूठा बोला। बैठक में अखिलेश एक मौके पर अपनी आंखों से आंसू पोंछते नजर आए। उन्होंने मुलायम से कहा, मैं गलत के खिलाफ लड़ूंगा जैसा कि आपने मुझे सिखाया है। अखिलेश और शिवपाल एक दूसरे से माइक छीनते नजर आए। बैठक के अंत में मुलायम के मनाने पर अखिलेश ने शिवपाल के पैर छुए। दोनों एक दूसरे के गले लगे। जब लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी फिर से झगड़ा शुरू हो गया और इसके बाद मुलायम बैठक से बाहर चले गए। इस झगड़े में मुलायम की दूसरी पत्नी साधना भी एक मुख्य किरदार थी। आरोप लगा कि शिवपाल साधना का राजनीतिक मुखौटा है। 2012 में वे दोनों नहीं चाहते थे कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने। वे मुलायम को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब 2017 के चुनाव करीब आए और ऐसा लगा कि अखिलेश एक बार फिर से मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, तो साधना और शिवराज दोबारा से एक्टिव हो गए और इसी के चलते ये पूरा विवाद हुआ। चुनाव के कारण झगड़े को भुलाकर यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की कोशिशें की गई, लेकिन अंदर अभी भी कुछ ठीक नहीं था। अखिलेश ने पार्टी को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मुलायम किनारे होते चले गए। फरवरी 2017 तक मुलायम चुनाव प्रचार और पोस्टर से गायब थे। इसका असर 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नतीजों पर भी दिखा। वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ी, लेकिन इसके बावजूद उसकी सीटें घटकर 47 हो गई, जो उसके इतिहास में सबसे कम थी। इस चुनाव में बीजेपी ने स्वीप करते हुए 403 में से 312 सीटें जीती और सरकार बनाई। पार्टी में किनारे होने के बाद शिवपाल ने अगस्त 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना ली। समाजवादी पार्टी पर अखिलेश का पूरा कंट्रोल हो गया। एक तरफ अखिलेश पार्टी को मजबूत करने में ध्यान दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुलायम बीमार पड़ने लगे। जिस पार्टी को मुलायम ने खड़ा किया था, उसमें वे कितने कमजोर हो गए थे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2019 में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन कर लिया। मायावती मुलायम की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन थी। अगर फैसले मुलायम ले रहे होते तो शायद ये गठबंधन कभी नहीं होता। मायावती ने भी गेस्ट हाउस कांड के भूत को पीछे छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, और इसका एक बड़ा कारण कि मुलायम अब पार्टी को कंट्रोल नहीं करते थे। मुलायम इस गठबंधन से खुश नहीं थे। बीएसपी को समाजवादी पार्टी से 1 सीट ज्यादा देने के लिए अखिलेश की आलोचना की और उन पर पार्टी को खत्म करने का आरोप लगाया। मुलायम ने कहा, अब कौन खत्म कर रहा है पार्टी को? हमसे कहते थे कि हम पार्टी को खत्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। इस बयान से 1 हफ्ते पहले ही मुलायम ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। इस बयान से अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा हो गई। उनके खुद की पार्टी का नेता विरोधी के जीतने की कामना कर रहा था, लेकिन निजी बातचीत में मुलायम मोदी को लेकर कुछ और कह रहे थे। मुलायम ने पत्रकार वीरेंद्र सिंगर से कहा था, ये नेता देश की एकता के लिए हानिकारक है, इसके पास बड़ी कॉर्पोरेट लॉबी है, इस व्यक्ति को कोई शर्म नहीं, मुझे भी बुढ़ापे में अंदर कर सकता है, इसलिए मैं मोदी की सीधी आलोचना करने से बचता हूं। लेकिन अखिलेश नहीं मानते। अपने जीवन के अंतिम दिनों में मुलायम केवल नाम के नेता रह गए थे। वो बीमारी से जूझते रहे। 9 जुलाई साल 2022 को उनकी पत्नी साधना का निधन हो गया। इस घटना से मुलायम टूट गए थे। 2 अक्टूबर को उनकी भी तबीयत खराब हो गई। 8 दिनों तक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती रहे। 10 अक्टूबर को 82 साल की उम्र में मुलायम का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद उनका परिवार एक हो गया और शिवपाल समाजवादी पार्टी में लौट आए। मुलायम सिंह यादव का 5 दशकों से ज्यादा का सियासी सफर सिर्फ एक करियर नहीं था,
यह उत्तर प्रदेश की सत्ता के समीकरणों का काया पलट था। सैफई की धरती से निकलकर उनका उदय अनगिनत हाशिए पर पड़े समुदायों, खासतौर पर पिछड़ों और मुसलमानों की आकांक्षाओं का प्रतीक बना, जिन्हें उन्होंने बड़ी कुशलता से एक मजबूत चुनावी वोट बैंक में बदल दिया। शुरुआती तौर पर लोहिया के समाजवादी आदर्शों के निहित नेताजी यकीनन ऊंची जातियों के स्थापित दबदबे के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज बने, जिसने राज्य की सत्ता की तासीर हमेशा के लिए बदली। राम मंदिर आंदोलन के चरम पर उनका कड़ा और अटूट रुख, जिसकी कारसेवकों पर विवादास्पद फायरिंग ने उनकी छवि कट्टर सेकुलर लोगों में मजबूत कर दी। हालांकि उसकी वजह से उन्हें मुल्ला मुलायम का तीखा तमगा भी जिंदगी भर पहनना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच मुलायम की विरासत केवल एक नायक की गाथा नहीं है, वो इससे आगे बढ़कर यथार्थवादी राजनीति यानी रियल पॉलिटिकल के माहिर खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करती है। उनका पूरा करियर हैरतअंगेज राजनीतिक लचीलेपन का गवाह है। बसपा, कांग्रेस, यहां तक कि भाजपा के साथ भी जरूरत पड़ने पर अप्रत्यक्ष लाभ लेने से मुलायम ने कभी गुरेज नहीं किया। गठबंधन बनाने और तोड़ने का काम बेमिसाल व्यवहारिकता के साथ किया। वही व्यवहारिकता जो उत्तर प्रदेश की कांटों भरी सियासत में जिंदा रहने के लिए उस दौर से लेकर इस दौर तक में जरूरी है। अक्सर उन्हें विवाद अंधेरे रास्ते पर ले गए। कुख्यात गेस्ट हाउस कांड उनकी सियासत पर एक अमिट काले धब्बे की तरह है। अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप उन पर लगातार लगे। आय से अधिक संपत्ति के मामलों ने सत्ता के उस स्याह पक्ष को भी उजागर किया जिसे जनता अक्सर अनदेखा कर देती है। आखिरकार आम आदमी के हक की बात करने वाले धरती पुत्र ने एक मजबूत और ताकतवर राजनीतिक वंशवाद की भी नींव रखी, जिसने शायद उनके समाजवादी सिद्धांतों की चमक को फीका कर दिया। उनका सफर भारत में सत्ता के जटिल और अक्सर विरोधाभासी चरित्र का आईना है। उन्होंने लाखों लोगों को ताकत और आवाज दी, लेकिन इसके साथ ही सत्ता को अपने कुनबे में भी समेट कर रखा। उन्होंने निर्णायक यद्यपि क्रूर कार्रवाई के जरिए सेक्युलरिज्म का परचम बुलंद रखा, लेकिन दूसरी तरफ सियासी फायदा लेने के लिए सुविधाजनक गठबंधन करने में भी कभी देर नहीं लगाई। मुलायम सिंह यादव एक ऐसी विरासत को छोड़कर गए जो जितनी असरदार है उतनी ही विवादित। एक ऐसे परिवर्तनकारी नेता जिनकी सत्ता पाने और उसे बनाए रखने की अनवरत लालसा ने पूरे युग के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत को गढ़ा। अब इसे आपको तय करना है कि वो अच्छे के लिए था या बुरे के लिए। लेकिन मुलायम की कहानी यही है, जिसको देखने के लिए दोनों चश्मा लगाना पड़ेगा। मुलायम की कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप अंत तक आए हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमें इस कहानी को लेकर सुझाव दें। ये बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। हमें साथ में ये भी बताएं कि कौन सा किस्सा है, किस शख्सियत के बारे में आप सुनना चाहते हैं, ताकि उस कहानी को भी हम आप तक पहुंचा सकें। साथ ही हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कहानी और लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही हमसे जुड़िए जरूर, ताकि ऐसी कहानियां जब हम मेहनत से बनाएं तो वो आप तक सीधे पहुंच जाए। हमारा आपका साथ ही हमारी ताकत है। इस ताकत को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।